जी साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं कि टेट, सी-टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम लगभग नज़दीक ही हैं। ये सुपर टेट की वैकेंसी भी आएगी, ये एकदम श्योर है। चुनाव से पहले ये लोग सुपर टेट के क्लियर कर लेंगे। और टेट का एग्ज़ाम तो आ ही गया, अभी 28 नवंबर को ही लगा हुआ है। तो इसलिए अब हम लोग बहुत बढ़िया से और बहुत तेज़ी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में कवर करेंगे, उनको कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं जीन पियाजे साहब से। जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये लगभग टेट, सी-टेट और सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम नहीं ऐसा है कि जहाँ इनसे पूछे ना जाते हों क्वेश्चन कुछ। और जीन पियाजे से तो खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, इनसे निश्चित 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक निश्चित ही आते हैं। पियाजे साहब से अकेले ही कभी-कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें, तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे साहब से। जीन पियाजे। सबसे पहले जीन पियाजे जी का परिचय रहेगा। परिचय किस देश के थे? देश इनका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के मूल निवासी थे। और ये पेशा इनका क्या था? पेशे से ये एक जंतु विज्ञानी थे। इनका ये चाइल्ड साइकोलॉजी या मनोवैज्ञानिक ये नहीं थे। पेशे से मूल रूप से जंतु विज्ञानी थे। जंतु विज्ञानी होने के साथ साथ ये फिर अपना मनोवैज्ञानिक बने जो है इसके क्षेत्र में भी आए। और इनका एक कथन था, बहुत फेमस कथन इन्होंने वो किया था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। इनका ये मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। भाई बच्चा छोटा है, जब शिशु छोटा होता है तो क्या करता है? ये कहने का तात्पर्य था कि जैसे कोई खिलौना लिया होगा, खिलौने को लिए लिए अपना उसको कभी तोड़ेगा, कभी इधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा, धीरे धीरे उसके सारी चीज़ें निकाल निकाल के बाहर कर देता है, तोड़ देता है। और फिर उसको तोड़ने के बाद विचार भी करता है उस पर, मैंने इसको तोड़ तो दिया है लेकिन अब इसको लगेगा कैसे, ये कहाँ पर कैसे सेट हो रहा है। तोड़ने के बाद फिर उसको लगेगा, जैसे पेन है तो पेन को ऐसे खोल देगा, पहले इधर तोड़ेगा, इधर करेगा, होते होते इसको धीरे से खोल देगा, नहीं समझ पाता है, खुल जाएगा। खोलने के बाद फिर उसको सोचने लगेगा ये कहाँ लगा था, कैसे लगेगा, इधर लगाएगा, कभी यहाँ सेट करेगा, कभी कहीं करेगा, और होते होते इसको सेट भी कर लेगा एक बार। तो बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। खोज प्रवृत्ति उसमें जो है बचपन से ही पाई जाती है, शुरुआत से ही पाई जाती है। बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को तोड़ने की या उसको फिर बनाने की उसको, तो इसलिए उसको एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है इन्होंने। और ये भी कहा है साथ में ही कि वो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, बच्चे को कुछ बताना नहीं पड़ता है। इनका मानना था कि सामाजिक, जैसे वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सीखता है, तो इनका ये नहीं मानना था। इनका मानना था कि बच्चा सामाजिक संचरण से सीखता है। बच्चा खुद से चीज़ों को जो है देख कर, सुनकर, ऐसे ही अपने से कुछ ना कुछ क्रियाएं करके सीखता है। वो एक सुन के नहीं, सॉरी, इनका मानना था कि बच्चा जो है अपने से क्रियाएं कर करके सीखता है, समाज के साथ जो है अपना क्रिया खुद से करता है और उससे जो है ज्ञान की रचना करता है, इनका मानना था। सॉरी। इन्होंने 3 सिद्धांत भी दिए थे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो इनका बहुत ही फेमस है। और क्वेश्चन यहाँ से एकदम श्योर होते हैं कि हर एग्जाम में, आप चाहे टेट दे रहे हो, चाहे सी-टेट दे रहे हो या सुपर टेट दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आने ही है, एकदम से होता है। दूसरा इन्होंने भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया और तीसरा दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी। सबसे इनका इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो रहा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए देखते हैं एक एक करके। ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें कुछ वर्ड आएंगे, इनको देख लेते हैं पहले। या तो एक तो होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है? अनुकूलन होता है या तो समावेशन या समायोजन, दो चीज़ें होती हैं। समावेशन को बोलते हैं असिमिलेशन, समावेशन को बोलते हैं असिमिलेशन, ये आपका असिमिलेशन, और समायोजन को बोलते हैं अकोमोडेशन। तो समावेशन क्या होता है कि जब कोई नई जानकारी मिलने पर
आपको जो पुरानी जानकारी है उसके साथ जब आपको कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको उसी में समावेश कर लेना, उसको भी उसी में शामिल कर लेना। नई जानकारी को और उसी में ज्ञान के अपने उसमें भंडार में और बढ़ा लेना, नई जानकारी को भी उसी में डाल देना साथ में। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चा है, बच्चा घर के अंदर रहता है, उसने कभी कुत्ता देखा नहीं है, केवल कुत्ते की आवाज़ सुनी है, गली पे कुत्ते भौंकते हैं उनकी केवल आवाज़ सुनी है। पापा ने एक दिन उसको बताया कि बेटा ये कुत्ते हैं भौंकते हैं। पापा ने बच्चे को बता दिया कि गली में कुत्ता है भौंक रहा है बेटा। अब उसकी आवाज़ सुनने के साथ ही बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई कि अच्छा ये कुत्ता है और कुत्ता ऐसे भौंक की आवाज़ निकालता है, भौं भौं करता है। तो कुत्ता जब भी भौं भौं करता है तो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा कुत्ता है भौंक रहा है। लेकिन एक दिन बच्चा क्या है कि पापा के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ, घर से बाहर निकला। जैसे घर से बाहर निकला तो गली में एक कुत्ता दिख गया। पापा ने बताया कि बेटा यही कुत्ता है। बेटा पूछ रहा है कि पापा ये क्या है, तो पापा ने बताया कि बेटा ये कुत्ता है। तो अब उसको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि अच्छा कुत्ता जो भौं भौं की आवाज़ से उसको जोड़ लिया उसने कि अच्छा जो भौं भौं की आवाज़ थी तो वो कुत्ता था, कि तात्पर्य कि ये भौं भौं की आवाज़ भी करता है और इसके 4 पैर भी हैं। 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 पूँछ है। ये भी उसने देखा और उसको उसी जानकारी में और भी समावेश कर लिया, उसको भी जानकारी अपना को भंडार बढ़ा लिया जानकारी का। समझ गया? तो ये हुआ आपका समावेशन। जबकि यहाँ पे पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जो डालने के बाद कोई उसमें विरोधाभास या कोई वैसा कुछ नहीं है, उसको भी उसी में शामिल कर लिया, नई जानकारी को भी। तो ये समावेशन हो गया जब समावेश कर लिया। लेकिन समावेशन समावेशन तो ये है, ठीक है, सॉरी, समायोजन, अकोमोडेशन। समायोजन में क्या होता है, अब उसने समायोजन जो पुरानी जानकारी होती है उसमें नई जानकारी मिलने पर अगर कहीं पे विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, विरोध होता है, तो फिर विरोध होने के बाद जो सही है उसका उचित निर्णय जो भी है सही चीज़ को लेके फिर दिमाग में उसको अपने बैठाना, उस जानकारी के जो क्षेत्र है उसमें उसको डालना, ये समायोजन है। समायोजन पुरानी जानकारी और नई जानकारी में विरोध होने पर उसमें सही निर्णय लेकर जो भी सही है उसको जो है अपनी जानकारी के क्षेत्र में डालना, जानकारी में बढ़ाना, वो समायोजन हो जाएगा। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि बच्चे ने देखा अच्छा कुत्ता है, कुत्ते के 4 पैर हैं, 2 आँख हैं, 1 पूँछ है, 2 कान हैं, ये चीज़ें देख रहा है, जान रहा है कि 4 पैर का होता है। लेकिन एक दिन उसने अचानक एक बिल्ली देख ली। बिल्ली देखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, सबसे पहले उसने सोचा कि कुत्ता है, 4 पैर इसके भी हैं, 1 पूँछ है, 2 कान है, 2 आँख हैं। तो बच्चे को तुरंत लगा कि ये कुत्ता है। पहले तो उसने कुत्ता समझा, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ आई, आवाज़ पे उसने बिल्ली थी तो बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ की। बिल्ली की म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ के आधार पे फिर उसने एक निष्कर्ष निकाला कि नहीं ये कुत्ता नहीं है। फिर उसने पूछा, अपना पापा से पूछा तो बताया कि ये बिल्ली है बेटा। तब उसने देखा कि अच्छा हाँ, काफ़ी कुछ इसमें साम्यता है कि 4 पैर, 1 पूँछ, 2 कान सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया कि आवाज़ के आधार पे उसको अलग वर्गीकृत किया। कुत्ते और बिल्ली में अलग जो है जो चीज़ें थी, विरोध उत्पन्न हुआ वहाँ पे। जब उसने आवाज़ सुनी तो आवाज़ के आधार पे विरोध उत्पन्न हुआ। नहीं तो पहले तो उसको कोई विरोध नहीं था, लेकिन पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारी जब उसको मिली, उसने देखा कि बिल्ली है, तो बिल्ली के भी 4 पैर हैं, 2 कान, 2 आँख। देखने के बाद वहाँ पे पहले कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसने आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनने के आधार पे उसमें विरोध हुआ और विरोध होने के बाद उसने क्या निर्णय लिया कि ये तो वास्तव में कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तो उसको नए रूप में जो है जानकारी में संशोधन करना, पहले तो यही जानता था, हाँ सॉरी, पहले ही जानता था कि कुत्ते के ही सिर्फ कुत्ते के 4 पैर होते हैं, सॉरी, सिर्फ कुत्ते के 4 पैर होते हैं। लेकिन बिल्ली को भी जब देखा कि 4 पैर हैं इसके, लेकिन इसकी आवाज़ तो म्याऊँ म्याऊँ की आ रही है, तब वहाँ पे जानकारी में विरोध हुआ कि अच्छा सिर्फ कुत्ते के 4 पैर नहीं होते, यहाँ तो ये बिल्ली है और बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। जानकारी में विरोध हुआ और उसने फिर सही करके अपना अपडेट किया अपनी जानकारी को, तो ये समायोजन हो जाएगा। अवस्थाएं देख लीजिए इसमें। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था, तो पियाजे जी की, जो पियाजे साहब की इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था, जिस पुस्तक से लिया गया है सिद्धांत, उस पुस्तक का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी पुस्तक थी? द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक से लिया गया है सिद्धांत, उन्हीं की प्रमुख पुस्तक थी। इसकी अवस्थाएं, जिन पियाजे साहब ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। पहली अवस्था है
पहली अवस्था आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जिसको उन्होंने 0 से 2 वर्ष तक बताया है। ये शुरुआती जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है उसके शुरू से 2 वर्ष तक ये अवस्था चलती है, संवेदी पेशी अवस्था। और इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रमोद अवस्था। क्योंकि ये अवस्था जो होती है मेनली संवेदनाओं पर आधारित होती है या इंद्रियों पर आधारित होती है। बच्चे की संवेदनाएं, रो रहा है, कभी हंस रहा है, कहीं मुस्कुराने लगेगा अचानक, ये सारे गुण उस समय होते हैं 0 से 2 वर्ष तक में। कब क्या करना उसको खुद पता नहीं होता है। या तो हाथ पैर जो इंद्रियां होती हैं, आँख नाक कान, इन सब के आधार पर क्रियाएं करता है, इसलिए इसको संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड इसकी जो स्टेज है। इसको इन्होंने 2 से 7 वर्ष कहा है। यादव साहब ने इसको 2 से 7 वर्ष की बताया है। 2 वर्ष तक तो ये हुआ, 2 वर्ष जैसे खत्म हुआ, 2 वर्ष खत्म होने के बाद जो तीसरे वर्ष का शुरुआत होता है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे डिवाइडेशन थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन जब जैसे तीसरे वर्ष की शुरुआत होती है वहाँ से लेके 7 वर्ष पूर्ण होने तक ये अवस्था चलती है। इसका एक अन्य नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की संक्रियाओं से करने जो संक्रिया होती है, संक्रिया करने से पूर्व, संक्रिया का मतलब कि मैथ से जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे जो सवाल होते हैं सॉल्व नहीं कर पाता इस अवस्था में। इनको सॉल्व करने की अवस्था नीचे वाले इस अवस्था में आएगी, तीसरे चरण में आएगी। तो इससे पूर्व की अवस्था होती है। और इसको क्या किया है कि प्याजे साहब ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 चरण में बांट दिया है। उन्होंने बांटा है कि एक होती है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, दूसरी होती है आंत प्रज्ञ काल। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था होती है 2 से 4 वर्ष, आंत प्रज्ञ काल होता है 4 से 7 वर्ष तक। फिर होता है तीसरा चरण आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, इसका टाइमिंग है। और इसके जो अन्य नाम है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें मूर्त रूप से बालक क्या करता है, मूर्त रूप से चीज़ों को सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। जो उसके आँख के सामने दिखेगा, कोई भी वस्तु है, बच्चे की आँख के सामने जो चीज़ दिखेगी उसके बारे में वो सोचेगा, उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त के बारे में भी नहीं कर पाता है कि आप उसको अज्यूम करवाइए किसी चीज़ को, ये नहीं सोचो मान लो कि ये चीज़ है, ऐसे है वैसे है, तो वैसे वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चीज़ें सामने उसके सामने खिलौना अगर पड़ा है या कुछ भी है, यहाँ पे खिलौने की तो खैर बात नहीं, फिर भी 7 से 11 वर्ष में बच्चे कुछ ना कुछ खेल वैसे खेलते रहते हैं। या कोई भी चीज़ आप सामने ला के रख देंगे उसके बारे में सोचेगा वो, ये कैसे होता है, कैसे इसका कहाँ से लाया, वो क्या करता है, दुनिया की चीज़ें फिर उससे पूछेगा, इतना क्वेश्चन करेगा, उसके बारे में विचार भी करता रहेगा। हर चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और एक चौथी अवस्था आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आपकी शुरुआत होती है 12 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक। वैसे तो इसको पियाजे साहब 15 वर्ष तक वो करना चाहते हैं, लेकिन इसको उम्र जो होती है वो 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक होती है। और इसके जो अन्य नाम हैं वो हैं आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था और औपचारिक अवस्था। इसमें अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा, इसलिए इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, औपचारिक अवस्था। और इन सब के कुछ गुण होते हैं, हर एक स्टेज की वो देख लेते हैं। गुण होता है जैसे आपको संवेदी पेशी अवस्था, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? इंद्रिय आधारित अधिगम होता है इसमें, जो कुछ भी सीखता है बच्चा वो इंद्रियों से सीखता है। आपका आँख, मुंह, कान, इनके आधार पर वो करता है। हाथ पैर हैं, चलना थोड़ा सा जब घुटनों के बल चलेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम होता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है क्या करेगा, जो देखेगा उसका अनुकरण करेगा, दिमाग में बैठा लेगा कि अच्छा क्या कर सीखेगा कि मम्मी आई थी, ऐसे मुझको ये हुआ था, मैं रोया था तो मम्मी आई थी। तो जब बच्चा रोता है तो मम्मी आती है, तो उसको दिमाग में याद करेगा बाद में कि अच्छा मैं भी रो रहा था तो मम्मी आ गई थी, तो फिर से रोना शुरू कर देगा। उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अनुकरण आधारित अधिगम क्या होता है? अनुकरण करके सीखता है। जैसे आप उसके सामने मुंह बनाएंगे तो वही मुंह बनाएगा, कैसा मुंह बनाइए, थोड़ा सा रोने लगे तो हो सकता है रोने लगे बच्चा, देख देख के अनुकरण करेगा आपका। वस्तु स्थायित्व,
अच्छा, वस्तु स्थायित्व के बारे में क्या है कि ये 18 से 24 महीने के बीच आता है ये गुण। ये इसका लगभग लास्ट ही होता है। संवेदी पेश की अवस्था 0 से 2 वर्ष जो है इसका लगभग लास्ट में ही आता है। 6 महीने पहले इसके जो समाप्त होने के 6 महीने पहले ये गुण आ जाता है वस्तु स्थायित्व का। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि वस्तु की एक छाप जो है उसके दिमाग में पड़ जाती है। कोई खिलौना है, बच्चा खेल रहा है, लेटा है बिस्तर पर में, और लेटे लेटे उसका खिलौना मान लीजिए नीचे गिर गया, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि नहीं, यहाँ पर खिलौना मेरा भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन वो है यहीं पे कहीं, और हो सकता है पलट कर नीचे देखने की कोशिश भी करे बिना उससे, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। फिर आता है एक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार और प्रतिवर्ती क्रिया। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है जैसे मूल रूप से जो यहाँ पे किसी भी अधिगम के द्वारा उसको नहीं प्राप्त होते हैं, समाज से उसको प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वो जन्मजात उसके गुण पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हंसना हुआ, रोना हुआ, मुस्कुराना हुआ, बच्चा हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं अचानक से जो है, तो ये सारी चीज़ें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। ये इसी अवस्था में आते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया इसी में आती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है जैसे बच्चा जिस चीज़ को एक बार सीख लेगा उसी को बार बार करेगा, जैसे अंगूठा को मुंह में चूसना, बार बार करना, ये सारी चीज़ें। दूसरी अवस्था पे आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था आती है। प्राक संक्रियात्मक के गुण हैं अपलटावीपन। यहाँ पे अपलटावीपन का गुण पाया जाता है किसी चीज़ को, जैसे 3 धन 4 बराबर 7 होता है। आप उसको लिख दीजिए कि 3 धन 4 बराबर 7, और 3 धन 4 बराबर 7 लिखने के बाद बोल दीजिए कि अच्छा ये बताइए कि अब 3 इससे कैसे प्राप्त करोगे, तो उसको पलट नहीं पाएगा कि 7 ऋण 4 बराबर 3 कर ले, नहीं कर पाएगा वो। तो यहाँ पे अपलटावीपन का गुण होता है। संरक्षण का अभाव होता है यहाँ पर, किसी भी चीज़ को संरक्षित नहीं कर पाता है। जैसे कि आप होता है बच्चे को एक आप दे दीजिए कोई भी गिलास बना लीजिए या एक घड़ा बना दीजिए, यहीं पे ऐसे घड़ा बना दिए, आप इसी में थोड़ा सा बगल से हैंडल लगा दीजिए। पहले तो इसको ध्यान देता रहेगा, देख रहा है, लेकिन बाद में इसी में अगर आपने हैंडल लगा दिया इधर से, अब क्या बन गया, बता देगा अब क्या बन गया। लेकिन आप इसको बता दीजिए कि अच्छा फिर से उसको घड़े को प्राप्त करो, तो उस चित्र को जो है संरक्षित नहीं कर पाता है। ये कैसे होगा, ये नहीं बता पाएगा कि अच्छा इसको हटा दिया जाए, यहाँ से इसको वो हैंडल उसका हटा दिया जाए तो फिर से वही चित्र प्राप्त हो जाएगा। इसको नहीं कर पाता है, बच्चे में संरक्षित नहीं कर पाता है। ये संरक्षण का अभाव होता है पहले चित्र को। केंद्रीकरण का गुण इसमें पाया जाता है। बच्चे को कोई चीज़ दिखा दीजिए आप, एक बिल्ली है, बिल्ली देख लिया है, उसको बता दीजिए कि बेटा ये बिल्ली है, तो बिल्ली को क्या करेगा, बस बिल्ली ही देखेगा। जितना आप बता देंगे उतना ही देखेगा। उसके बाद आप पूछ लीजिए बेटा बताओ इसे कितनी पूँछ थी, नहीं बता पाएगा, मुझे नहीं पता। कितने पैर थे, मुझे नहीं पता है। ये चीज़ें इस पर होती हैं। एक मैंने उदाहरण दिया आपको, सुनिए। केंद्रीकरण का तात्पर्य ये कि जो चीज़ आप कहेंगे केवल उसी पे फोकस करेगा, बाकी और उसे कुछ देख ही नहीं पाता वो। यहाँ पे केंद्रीकरण का होता है। गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। इस अवस्था में बच्चे में गिनती है, वर्णमाला है और क्रम वगैरह की इसकी शुरुआत हो जाती है। जीववाद क्या होता है, बच्चा यहाँ पे सेकंड स्टेज पे जो है 2 से 7 वर्ष वाली स्टेज में ही जीववाद का गुण भी रहता है। किसी भी निर्जीव वस्तु को भी बच्चा जीव समझ लेता है। जो चल रहा है, गाड़ी चल रही है, जैसे आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं कहीं पे, मोटरसाइकिल को देखेगा, उसको सोचेगा अच्छा ये तो जीवित है, इसमें जीव है, ये चल रही है। पंखा घूम रहा है तो पंखे को देखेगा, अच्छा इसमें जीव है, जीवन है। हाथी है, खिलौना है, उसको देख लेगा, अच्छा हाथी तो सही है। डरेगा या आपको डराएगा कि भागो भागो मेरा हाथी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, खिलौना लेके आएगा, लेकिन आपको ऐसे डराएगा जैसे सच में ही लेके आ रहा हो। जीववाद हो गया। आत्मकेंद्रितता, आत्मकेंद्रितता बच्चा अपने में ही केवल केंद्रित रहता है, खुद में, खुद से ही बातें करेगा, खुद से सब कुछ वो करेगा, दूसरे की बातों पे वो नहीं कर पाता है। बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है हमेशा। और जीववाद और आत्मकेंद्रितता क्या है, ये इसकी सीमा है। इसकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष की लगभग इसको ये इसके बाद समाप्ति हो जाती है। इस अगली नेक्स्ट जो इसका स्टेज है, चरण है, इस पे दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा चरण आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था के गुण क्या क्या है, संरक्षण। इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है। कोई भी चित्र आप उसको बना दीजिए, उसमें नया कुछ भी जोड़ दीजिए, तो पहले वाली आकृति को संरक्षित किए रहेगा अपने मस्तिष्क में। आप बता देंगे बेटा बताओ ये कैसे प्राप्त हुई, पहले वाले चित्र कहाँ गया, उसको बिगाड़ देगा, ये लो इतना पहले से आ गया। संरक्षण को विलोमिता, विलोमिता मतलब यही पलटावीपन होता है, उसमें अपलटावीपन है, इसमें विलोमिता लिखा है, मतलब इसमें पलटावीपन भी आ जाता है। जैसे 3 धन 4 बराबर 7 कर दिए आप,
आप पूछ रहे हैं कि बेटा 4 कैसे आएगा, तो 7 × 3 = 4 ले आएगा, वो जान जाता है यहाँ पे। वर्गीकरण, हर चीज़ का एक वर्गीकरण अलग अलग करना, सब कि अनेक प्रकार की चीज़ें उसको दे दीजिए तो उसको हर एक उसका लगा देगा कि कौन सा किस उसमें आएगी। जैसे कपड़े हैं तो कपड़े वो कपड़े के सेट में रख लेगा, खाने की चीज़ों को खाने के सेट में व्यवस्थित कर देगा, लिख देगा। वैसे ही ये चीज़ें होती बता देगा कि किस में रखा जाएगा। लंबाई, क्षेत्र, भार, इनकी उसको जानकारी हो जाती है यहाँ पे। लंबाई है, क्षेत्र है, एरिया क्या है, भार, वजन के बारे में सब जानने लगता है। श्रृंखला, श्रृंखला की जानकारी उसको यहाँ पे आ जाती है 7 से 11 वर्ष में। समझ जाता है बच्चा कि जैसे पहले हम लोग नहीं समझते थे, बस गिनती मानते थे 1 से 100 तक की ही है ना, तो लेकिन अब वो समझ जाता है कि गिनती का मतलब कुछ नहीं होता है, 1 से 100 तक कुछ नहीं है, 100 के आगे भी गिनती है। 100 के आगे आप 101, 102, 103 करते जाइए, जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक लेते जाइए। गिनती का मतलब कि 1 से 100 तक का कोई वो नहीं है, तो श्रृंखला उसी में एक क्रम से बनती चली जाती है, वो बनाना समझ जाता है। पहाड़ा है, पहाड़ा है तो लोग शुरू में 2 से 10 तक का पहाड़ा ही जानते थे छोटे में, लेकिन उसके बाद ये समझ में आता है धीरे धीरे फिर कि अच्छा है पहाड़ा तो मतलब कुछ नहीं है, 11 के भी हो जाएगा, 12 के भी, 13 के, 20, 25, 30, जहाँ तक आप ले जाना चाहें वहाँ तक का पहाड़ा है। पहाड़ का मतलब केवल एक श्रृंखला है, वो इस चीज़ को समझ जाता है यहाँ पे आके। कार्य कारण, वो ये यहाँ पे समझ जाता है आके इस तीसरे चरण में कि अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अगर आपका कपड़ा सूखा है तो कपड़ा सूखने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। जैसे कि धूप हुई है, धूप हुई है तब तो कपड़ा सूखा है, उसका कारण क्या है? धूप। तो ये चीज़ें समझ जाता है। मूर्त तार्किक चिंतन, यहाँ पर क्या होता है इस तीसरे चरण में, बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। जो चीज़ों को देखता है सामने, उसके जो भी चीज़ें दिखेंगी उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन करता है। फिर आते हैं विकेंद्रीकरण। सॉरी, ऊपर था केंद्रीकरण। ऊपर क्या था? केंद्रीकरण सेकंड स्टेज में, कि आप जिस चीज़ को बच्चे को बताएंगे केवल उसी पे फोकस करेगा। लेकिन यहाँ पे विकेंद्रीकरण आ गया है। यहाँ पे विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि बच्चे को अगर आपने बताया कि बेटा ये देखो बिल्ली है, तो बिल्ली के बारे में उससे पूछ लेंगे कि अगर इसके कितने पूछा तो वो भी बता लेगा, कितने पैर थे वो भी बता लेगा, 4 पैर थे। अन्य चीज़ों पे भी उसके फोकस करना शुरू कर देता है। गणितीय संक्रिया, यहाँ पे गणितीय संक्रिया भी करना उसको शुरू कर देता है, आ जाता है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, उसके सवाल होते हैं, वो सॉल्व करना शुरू कर देता है। चौथी अवस्था आपकी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 12 वर्ष या इससे ऊपर की अवस्था। वयस्क अवस्था तक कोई इसकी सीमा नहीं लिखी है, वैसे सीधे से जान लीजिए 12 वर्ष या इससे ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसके अन्य नाम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था और औपचारिक अवस्था। इसके क्या क्या गुण होते हैं देख लीजिए। अमूर्त चिंतन, सबसे पहले तो इसमें अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा। जो चीज़ें सामने नहीं दिख रही हैं उनके बारे में भी धीरे धीरे सोचना शुरू कर देता है। अपसारी चिंतन, ये खास करके होता है, एक होता है अभिसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब कि व्यापक स्तर पर सोचता है, किसी भी चीज़ को लेके उसी पे केवल एक बिंदु पे ही फोकस नहीं होता, उससे संबंधित अन्य पक्षों को भी लेके सोचता है। निगमनात्मक चिंतन, अब नियम के आधार पे जो है चिंतन करना शुरू कर देता है, नियमों पे सोचना शुरू कर देता है। संकल्पनात्मक चिंतन, ये भी है कि जैसे संकल्पनाएं बड़ी बड़ी होती हैं, प्रमेय, थ्योरम, इन सब के बारे में भी शुरू कर देता है चिंतन करना, वो भी लगाना शुरू कर देता है। चलिए ठीक है, ये रहा आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब हम चलते हैं इनके जो है दूसरे विचार, जो इन्होंने एक दिया है सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। तो सब बहुत छोटे छोटे ही हैं। भाषा एवं विचार का सिद्धांत में क्या है, इन्होंने 2 चरण बताए हैं। एक होती है इनकी अहम केंद्रित भाषा, एक होती है अहम केंद्रित भाषा और एक होती है समाजीकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा क्या होती है? ये होती है शैशवावस्था में और एक तरफा होती है। इन्होंने कहा कि अहम केंद्रित भाषा एक होती है और एक होती है समाजीकृत भाषा। 2 चरण इसके बताए हैं, जिसमें कि अहम केंद्रित भाषा की उन्होंने कहा है ये आती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चा बस अपने को ही सब कुछ मानता है, मैं ही जो हूँ तो हूँ, दूसरा कोई नहीं है। कोई भी बात बतानी होगी तो बार बार आपसे अपने बारे में बताएगा। छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, देखिए सब सब अपनी अपनी बात कहना चाहेंगे, कोई किसी को सुनना नहीं चाहेगा वहाँ पे। शैशवावस्था में आती है आम केंद्रित भाषा और ये एक तरफा होती है। एक तरफा मतलब कि बस अपना ही बताता जाएगा, दूसरे की सुनेगा नहीं बच्चा, कि देखो अरे मेरे पास ऐसा है वैसा है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास एक इतना बड़ा वो है। कुछ नहीं है उसको, बताएगा मेरे पापा के पास बहुत बड़ा मोबाइल है, हाथ फैला के बहुत बड़े बड़े बताएगा। तो यहाँ पे ये होता है। समाजीकृत भाषा क्या है? समाजीकृत भाषा में ये आती है आपकी शैशवावस्था से आगे और 2 तरफा होती है। शैशवावस्था आपका जब बीत जाएगा 0 से 6 वर्ष, शैशवावस्था की अवस्था होती है।
वर्ष के आगे शुरू होती है। तब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और समझने लगता है कि नहीं, मैं ही नहीं, सामने वाले को भी मौका देना चाहिए बोलने का, और उसकी भी बात सुनने लगता है। तो इसका मतलब ये दो तरफा होता है, खुद भी बोलता है और सामने वाले की बात सुनता है। और एक चीज़ और है कि इसमें क्या है कि ये जो सिद्धांत है पियाजे साहब का, पियाजे साहब ने ये सिद्धांत जो है अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, कौन सी है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, उनकी इस पुस्तक से ये वाला सिद्धांत लिया गया है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। उनकी पुस्तक जो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक से लिया गया है, यानी कि पियाजे साहब की पुस्तक है। पियाजे साहब ने एक चीज़ और कहा है कि विचार भाषा से पहले आता है, विचार भाषा से पहले आता है। उन्होंने एक चीज़ कहा है, इनका मानना था कि विचार पहले है, भाषा बाद में है। जबकि वाइगोत्स्की साहब का क्या कहना था कि उन्होंने कहा कि भाषा विचार से पहले आती है ना। दोनों लोगों में यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पियाजे साहब ने कहा कि इन्होंने माना है कि विचार जो है भाषा से पहले आता है। जैसे कि मान लीजिए एक ये कहा जाए कि तुम एक गधे हो, तुम एक गधे हो, तो इस पे कहाँ ये समझ में आ रहा है कि वास्तविक रूप से गधे के बारे में बात की जा रही है, किसी निठल्ले आदमी के बारे में, बेवकूफ़ टाइप के इंसान के बारे में बात की जा रही है। तुम एक गधे हो, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। ये कहने वाले के विचार के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वास्तविक एक गधे को ही कह रहा है कि तुम एक गधे हो, या फिर एक निठल्ले और बेवकूफ़ टाइप के वैसे इंसान को बोल रहा है तुम एक गधे हो। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ये उसके विचार के ऊपर डिपेंड करता है जो कह रहा है व्यक्ति ना। चलिए ठीक है, ये हुआ आपका। और इनका एक जो तीसरा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है कि इसमें इन्होंने 3 चरण बताए हैं। वैसे हैं इनके 2 ही चरण में, ये तो कोई वो नहीं है खैर, लेकिन देख लीजिए। इनका पहला जो चरण है पूर्व नैतिक अवस्था, इन्होंने बताया है। पूर्व नैतिक अवस्था आती है 0 से 5 वर्ष तक होती है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसमें बालक के अंदर कोई नैतिकता ही नहीं होती 0 से 5 वर्ष तक। जबकि इसी को जो है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने माना है कि 0 से 3 वर्ष तक बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती। और यहाँ पर पियाजे साहब ने अपने इस सिद्धांत में क्या किया है, इन्होंने माना है कि 0 से 5 वर्ष तक बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। इनका दूसरा चरण है वो है परायत्त या पराधीन नैतिकता है। इसी को नैतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। परायत्त या पराधीन, ये दूसरे के आधार पर नैतिकता आती है, खुद से नहीं होती है। जो बड़े बुजुर्ग घर के बताते हैं नैतिकता के बारे में, बेटा नहीं, जीव को मारना पाप है या ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सीखता है बच्चा जो दूसरे लोग बताते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग या समाज से जो हम सीखते हैं, मान लीजिए किसी के जो हमारे चाचा दादा ताऊ या हमारे टीचर्स जो बताते हैं, उसके आधार पे हम जानते हैं कि नहीं, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। वो नैतिकता दूसरे के आधार पर यहाँ नैतिकता आती है बच्चे में, उसकी अपनी समझ नहीं होती है, इसलिए इसको परायत्त या पराधीन नैतिकता कहा जाता है। और इसे ही नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। मोरल रियलिज्म, यही होता है मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद की वास्तविकता में बच्चे के अंदर क्या है, जो आप भरेंगे वही चीज़ जाएगी ना, ये चीज़ यहाँ पे होता है। और ये होती है आपकी 5 से 9 वर्ष। और इसमें क्या है कि नैतिकता निश्चित नहीं होती है, इसे बदला जा सकता है। तो मतलब नैतिकता पहले से कोई निश्चित नहीं है, आप जो चीज़ें उसके सॉरी गलत बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि नैतिकता निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। मतलब कि बच्चा इसमें जानता है कि नैतिकता एक फिक्स चीज़ होती है। कोई भी उसको, जैसे आपने बता दिया कि जीव को मारना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें वो रट लेगा, बस दिमाग में बैठा लेगा, ये नहीं करना है। उसको लगता है कि यही चीज़ एकदम फिक्स है, नैतिकता है तो एकदम निश्चित ही है और इसे बदला नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, जीव को मारना पाप है, अब बता दिए तो बस उसको लगता है कि नहीं सही बात है, जीव को मारना पाप है, चोरी करना भी पाप है, उसको रट लिया, एक सिद्धांत की तरह बना लिया दिमाग में, इसे बदल नहीं सकता वो। यहाँ पे स्थिति होती है। तीसरी जो इनकी अवस्था है, तीसरी अवस्था में इन्होंने बताया है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता या नैतिक सापेक्षता, इसी को कहते हैं। स्वायत्त या स्वतंत्र मतलब कि अपने आधार पे नैतिकता के जो वो होता है, मतलब इसका मानक निर्धारित करना। स्वायत्त, यहाँ पे स्वायत्त हो जाता है बच्चा इस स्टेज पे आके, ये होता है 10 वर्ष या इससे उससे आगे होता है।
तो बच्चा यहाँ पे खुद से हर चीज़ को अपने उसके आधार पर डिफाइन करता है, चीज़ों को कैसे क्या मेंटेन करना है हमें, नैतिकता क्या होती है। और यहाँ पे नैतिक सापेक्षता इसी को बोलते हैं। ये होती है 10 वर्ष या उससे आगे। तो बच्चा यहाँ पे समझ जाता है कि नैतिकता जो है कोई निश्चित नहीं है, नैतिकता निश्चित नहीं होती है, और यह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि इसको, भाई कोई बच्चा आज है, वो जानता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा सीख रहा है कि किसी को मारना पाप है, ठीक है, वहाँ पे तो उसके दिमाग में बैठा है किसी को मारना पाप है या जीव को मारना पाप है। लेकिन आगे चल के जब यही बच्चा 10 वर्ष या उससे आगे की अवस्था आती है, उसकी जो तीसरा चरण है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, इस स्टेज में प्रवेश करता है। मान लीजिए बच्चा घर पे है, अचानक से डाकू आ गए और उनको सबको मार रहे हैं, उनके घर वाले लोगों को पीट रहे हैं, तो क्या करेगा? उनसे बचाव करने के लिए उनसे लड़ेगा या नहीं, उनको मारेगा या नहीं? ये कहेगा हाँ आ जाओ भैया हमें भी पीट लो आके, ऐसा तो है नहीं, वो भी पीटेगा। या यही बच्चा आगे चल के सेना वेना में भर्ती हो जाता है कहीं पे, तो क्या करेगा? सेना में भर्ती होने के बाद अगर दुश्मन सामने से गोलियां बरसा रहा है तो ये क्या करेगा? क्या कहेगा कि हाँ भैया तुम हमें मार दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुमको मारना पाप है, जीव को मारना पाप है? तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा ना लागू करेगा। परायत्त पराधीन नैतिकता वाली चीज़ें जो रटा हुआ है वहाँ पे, पर उसको थोड़ा ना वो करेगा कि जीव को मारना पाप है। वहाँ पे तो भैया या तो तुम मारो या तो वो तुम्हें मार देंगे। सीधी सी बात है कि बच्चा वहाँ उनको गोली से मार देगा, खुद नहीं मरेगा कोई भी। और इनका ये जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो पियाजे साहब का है, तो ये पियाजे साहब की एक पुस्तक है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इससे लिया गया है। तो आप लोग तीनों की जो है पुस्तकों को खास करके ध्यान दीजिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। भाषा एवं विचार का सिद्धांत जो है इनका लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनकी जो पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट से लिया गया है। इन चीज़ों को आप खास करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। और यूपी टेट, सी टेट या अन्य स्टेट की जो भी टेट हैं और सुपर टेट, इनमें एकदम श्योर है कि पियाजे साहब से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये भी बता दें कि लगभग इससे बाहर आएगा भी नहीं, अगर कुछ बचेगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है, बाय।